हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इस रुद्र। आज हम बात करेंगे हाइबरनेट के आर्किटेक्चर के बारे में। हाइबरनेट के आर्किटेक्चर को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, जो कि बार बार हाइबरनेट के आर्किटेक्चर को समझने के टाइम बार बार यूज में आएगी। तो फर्स्ट है कि परसिस्टेंस क्लास क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर डायग्राम का यूज करेंगे। अब परसिस्टेंस क्लास इज अ क्लास विच रिप्रेजेंट डेटाबेस टेबल। ये क्या होती है? एक नॉर्मल जावा क्लास होती है जो कि डेटाबेस की टेबल को रिप्रेजेंट करती है। persistent class आर इसेंशियली ब्लूप्रिंट फॉर अ डेटाबेस टेबल। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है डेटाबेस टेबल के लिए। मतलब क्या होता है कि जैसे हम घर बनवाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम इंजीनियर के पास में जाते हैं नक्शा बनवाने। तो नक्शा क्या हो जाएगा? उस घर के लिए ब्लूप्रिंट हो जाएगा, उसके रेफरेंस से घर बनता है। वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो क्लास है वो क्या होगी? ब्लूप्रिंट हो जाएगी, और जो घर है वो डेटाबेस टेबल हो जाएगा। और डेटाबेस टेबल किसके रेफरेंस से बनेगी? जो क्लास है जावा की, उसके रेफरेंस से बनेगी। और डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ डेटा डेट विल बी स्टोर्ड इन द टेबल। जो हम एट्रीब्यूट और स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं डेटा का, वही स्टोर होगा टेबल में, है ना। ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ परसिस्टेंट क्लास, जो एट्रीब्यूट होगा परसिस्टेंट क्लास का, एट्रीब्यूट यानी कि जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है किसमें? परसिस्टेंट क्लास में, वही क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉलम इन द डेटाबेस टेबल, वही कॉलम बन जाएंगे डेटाबेस के टेबल में, है ना। एंड द डेटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट डिटरमाइन द डेटा टाइप ऑफ द कोरोस्पोंडिंग कॉलम। और जो डेटा टाइप रहेगा उस वेरिएबल्स का, वही कॉलम का डेटा टाइप बन जाएगा। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी क्लास है और ये हमारी डेटाबेस में टेबल है। अब जो क्लास का नाम है वही डेटाबेस टेबल का नाम है। और जो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे आईडी है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम आईडी हो गया उसके कोरोस्पोंडिंग। यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे कॉलम का नाम नेम हो गया। और यहाँ पे एड्रेस है तो यहाँ पे थर्ड कॉलम का नाम हो गया एड्रेस। अब इनका जो टाइप है वही डिफाइन करेगा कॉलम का टाइप। ये जो आईडी का टाइप इंट है तो कॉलम का टाइप इंट हो जाएगा। नेम का टाइप स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी नेम कॉलम का टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस कॉलम का टाइप भी स्ट्रिंग हो जाएगा। अब इनमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही असाइन कर सकते हैं इसमें इंट टाइप की। तो अब ये तो समझ में आ गया हमें कि परसिस्टेंस क्लास होती क्या है। अब सेकेंड जो है उसको समझेंगे, व्हाट इज अ परसिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो परसिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ परसिस्टेंस क्लास। परसिस्टेंस क्लास का इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट है। अब परसिस्टेंस क्लास क्या थी हमारी? एम्प्लॉय क्लास थी। when an instance of a persistence class is created it represent a row in a database table। जब भी हम किसी परसिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या करता है? रो को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। किसकी? डेटाबेस की टेबल की। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ द डेटाबेस टेबल। और जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जो रहेंगे वो स्टोर कहाँ हो जाएंगे? उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस की टेबल में। दी अलाउ एप्लीकेशंस टू मैनेज डेटा इन द डेटाबेस यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है? अलाउ करता है एप्लीकेशन को डेटाबेस यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब इसको डायग्राम से समझते हैं हम, कि ये जैसे हमारी जावा की क्लास है, यह हाइबरनेट है और ये हमारा डेटाबेस है। अब ये तो टेबल है हमारे पास में। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो इसमें क्या हो गया? तीन एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर की मदद से हमने क्या कर दिया? यहाँ पे तीनों वैल्यू हमने असाइन कर दिया। अब ये तीनों किस में चले गए? इसमें चले गई। अब ये क्या कर रहे हैं? आईडी, नेम और एड्रेस, ये तीनों में चले गए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे, अब ये हाइबरनेट हमें क्या करता है? मान लो बेसिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें सेव करने की, अपडेट करने की, डिलीट करने की। अब हमको सेव करना डेटा को, हमने सेव नाम की मेथड ली, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। तो उसने क्या करा? इंटरनली इसको क्यूरी में कन्वर्ट कर लिया और क्यूरी दे दी डेटाबेस को। अब डेटाबेस को दे दी, उसके बाद में डेटाबेस ने क्या करा? इम्प्लॉय नाम की इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल को करा। उसमें पहली नाम में आईडी डाल दी, दूसरे में नाम डाल दिया, तीसरे में एड्रेस डाल दिया। तो ये हो गया पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटाबेस के एक रिकॉर्ड को या फिर टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हम समझ गए। अब अगला टॉपिक देखते हैं। थर्ड टर्म है परसिस्टेंस लॉजिक। तो परसिस्टेंट लॉजिक इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड एंड डेटाबेस। मतलब जो जावा में लिखा हुआ कोड और डेटाबेस के बीच का क्या है? एक ब्रिज है, जो क्या करता है? डेटा को लाने और ले जाने का काम करता है ना। इट्स अ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग, रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर क्लास टू एंड फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब क्या करता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को निकालने के लिए और अपडेट करने के लिए। कहाँ से? हमारी क्लास से, डेटाबेस से।
क्लास की मदद से डेटाबेस से निकालने के लिए या फिर डालने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमने खोला डायग्राम। अब ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वो हाइबरनेट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा मान लो सपोज ये हमारा परसिस्टेंस लॉजिक हो गया है, क्योंकि इसी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या तो डेटाबेस में डेटा को सेव कर रहे हैं, या अपडेट कर रहे हैं, या डिलीट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंस क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा परसिस्टेंस लॉजिक हो गया। अब हम देखेंगे कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती क्या है, इसको डेफिनेशन समझते हैं। इन हाइबरनेट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज अ क्रूशियल कंपोनेंट दैट स्पेसिफाई हाई हाइबरनेट शुड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो ये बताता है कि किस तरीके से हाइबरनेट किसी डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करेगा, एंड हाउ एंटिटी आर मैप्ड टू डेटाबेस टेबल, और किस तरीके से एंटिटी जो है वो मैप करेगी डेटाबेस के टेबल के साथ में। एंटिटी यानी कि क्लास, और डेटाबेस में टेबल है वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे या मैप होंगे। द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज यूजली नेम्ड विद हाइबरनेट CFG XML। ये डिफॉल्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन है जो हाइबरनेट हमें प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ XML फाइल, या एक XML फाइल है जो कि कंटेंट करके रखती है इंफॉर्मेशन को, किसकी, डेटाबेस कनेक्शन की डिटेल्स को, डायलेक्ट की, मैपिंग फाइल की, एंड वेरियस अदर सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन को कंटेंट करके रखती है। अब हम इसको फाइल से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम पे आ जाते हैं हम। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ रियल वर्ल्ड का। जैसे हम मान लो कि कोई सी फाइल बनाई है ना। अब फाइल बनाई है तो फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट रहता है, उससे हम डिफाइन करते हैं कि वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक फाइल है, उस पर मैंने वो फाइल तैयार करी है प्लेसमेंट में बैठने के लिए, है ना। तो फाइल के ऊपर लिख दिया मैंने कि प्लेसमेंट फाइल। तो उससे ये तो पता चल रहा है कि ये फाइल कौन सी है। जैसे मैंने यह नाम सेव करा XML से, तो पता तो चल रहा है कि XML की फाइल है, मगर ये नहीं पता चल रहा कि इसके कंटेंट कौन सा है ना। तो मैंने जैसे फाइल का लिख दिया, मगर उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये तो नहीं पता, वो फाइल खाली भी हो सकती है। अब जैसे खोलूंगा तो उसमें पता चलेगा मार्कशीट को देख के, जैसे 12th की है 10th की, तो बोलूंगा 10th का डॉक्यूमेंट है, 12th का डॉक्यूमेंट है, कॉलेज की सारी मार्कशीट है, माइग्रेशन वगैरह, तो डॉक्यूमेंट हो गए। वैसे ही हमें पता डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो हम लिख रहे हैं वो किस टाइप का है, हाइबरनेट टाइप का है। जैसे सपोज HTML तो सबने ही पढ़ी है। तो HTML में जब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करते हैं, मतलब बताते हैं उसको कि फाइल तो हमने HTML में सेव कर ली है, मगर इसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन सा है वो हम बताते हैं, जिससे कि क्या है कि जो भी चीज़ इसको यूज़ कर रही है, जो भी प्रोग्राम यूज़ कर रही है, वो समझ सके कि ये कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है ना। तो यहाँ लिख देते हैं HTML टाइप का है, और उसके बाद में क्या करते हैं वो टेक्स्ट वगैरह यूज़ कर लेते हैं जो HTML हमें प्रोवाइड करता है, इसी बताने के लिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, इसका टाइप क्या है डॉक्यूमेंट का। उसके बाद में हम यहाँ जाते हैं और समझते हैं इसको, एग्जाम्पल पे समझ रहे थे हम यहाँ पे। और जो ये डॉक्यूमेंट टाइप तो हमने बता दिया कि भाई ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टाइप का डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। उसके बाद में ये जो पूरी लाइन लिखी है ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है किसकी, इस डॉक्यूमेंट टाइप की। मतलब क्या है कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन तो यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या होता है कि हाइबरनेट हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेगा, है ना। जैसे मान लो कि हाइबरनेट ने प्रोवाइड करा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग, फिर सेशन फैक्ट्री टैग, फिर जैसे प्रॉपर्टी टैग। अब ये तो कर दिया। अब ये हमको तो पता है, हम तो समझ गए हमारे एनालाइज करके कि भैया ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मगर ये इसको समझेगा कैसे, ये हाइबरनेट यूज़ करेगा तो हाइबरनेट को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। तो इसकी सारी जो डिक्लेरेशन होती है वो किसके अंदर रहती है, DTD के अंदर सारी डिक्लेरेशन रहती है। अब ये तो समझ आ गया कि DTD क्यों यूज़ करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे टैग के बारे में। तो ये तो टैग हम ऐसे ही निपटा देते हैं, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। जो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग है ये बताता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे सबसे पहले इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें लिखेंगे वो एज कंसिडर होगी कॉन्फ़िगरेशन की तरह, किसके लिए, हाइबरनेट के लिए। हम देखेंगे सेशन फैक्ट्री टैग डेफिनेशन से और थ्योरी डायग्राम से भी समझेंगे, और उसको आगे भी और अच्छे से समझेंगे। द सेशन फैक्ट्री टैग इन हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हाइबरनेट डॉट CFG XML, ये कॉन्फ़िगरेशन का नाम है फाइल का। सर्व अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द कोर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइबरनेट एप्लीकेशन। हाइबरनेट एप्लीकेशन में जो कोर कॉन्फ़िगरेशन है, कोर कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि
ये जो चीज़ें जो डेटाबेस के कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन, उसके बाद में डेटाबेस का नाम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, ड्राइवर का नाम और मैपिंग फाइल का नाम, उसके बाद में डायलेक्ट का नाम, ये सब कोर कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कौन डिफाइन करता है हाइबरनेट फाइल के लिए? सेशन फैक्ट्री टैग, क्योंकि इसी के अंदर हमने सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसलिए ये कौन करता है? डिफाइन करता है हाइबरनेट फाइल। इट इनकैप्सुलेटेड इसेंशियल सेटिंग डेट गवर्न हाउ हाइबरनेट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड मैनेज परसिस्टेंट ऑपरेशन। मतलब क्या होता है ये इनकैप्सुलेट इसेंशियल सेटिंग? इसेंशियल सेटिंग यानी कि ये जो सेटिंग्स है ये इसेंशियल सेटिंग्स है जो प्रॉपर्टी टैग के अंदर लिखी है, और हाइबरनेट टैग क्या है? इसका पेरेंट टैग है, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी है। तो ये क्या करे? इनकैप्सुलेशन, मतलब जो कैप्सूल आता है वो क्या करता है? सारी दवाई को अंदर रखता है। वैसे ये जो सेशन फैक्ट्री है इसने क्या कर रखा है? सारी प्रॉपर्टीज को अंदर रख रखा है और एक कैप्सूल की तरह बिहेव कर रहा है। बाहर से सिर्फ सेशन फैक्ट्री दिख रहा है, बाकी इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी है, वैसे ही वो बोल रहा है ना। इनकैप्सुलेट करता है सेटिंग्स को और डेट गवर्नर, और ये सेटिंग बताती है हाइबरनेट को कि किस तरीके से वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है, वो परसिस्टेंट ऑपरेशन कर सकता है। परसिस्टेंट ऑपरेशन यानी कि डेटाबेस से डेटा को निकालना, उसको डिलीट करना, उसको अपडेट करना, ये सारे परसिस्टेंस ऑपरेशंस हो जाते हैं। अब हम अगले टैग को पढ़ेंगे। अब जो फैक्ट्री टैग है और मैपिंग टैग है, इनको समझने से पहले हम देखेंगे कि जो सेशन फैक्ट्री है इसमें कितने टाइप के टैग्स आते हैं, है ना। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले इसके जो ये सब जितने भी है 10 जो टैग है, ये सब क्या है कि सेशन फैक्ट्री के चाइल्ड टैग है। कौन कौन से? मैपिंग हो गई, प्रॉपर्टी हो गया, नेम क्यूरी हो गई, फिल्टर हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, उसके बाद में क्लास कैच हो गया, कलेक्शन कैच हो गया, सेकंड लेवल कैच हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, सेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया। मगर इसमें से हम कौन सा पढ़ेंगे? सिर्फ मैपिंग पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये यूज़ में आ रहे हैं और आगे जाके हमें पता भी चल जाएगा कि हम बाकी सबको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी टैग क्या बोलता है हम देखते हैं। सेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी फॉर हाइबरनेट डिफाइन वेरियस प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या करता है ये हाइबरनेट के लिए? प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेट करता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को सेट करता है प्रॉपर्टी टैग। उसके बाद में डिफाइन करता है अलग अलग प्रॉपर्टीज को, जैसे डेटाबेस कनेक्शन यूआरएल को, यूजर नेम को, पासवर्ड को, डायलेक्ट को एंड कैचिंग सेटिंग्स को। कैसे कर रहा है? सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी सेट प्रॉपर्टी फॉर हाइबरनेट के लिए प्रॉपर्टी टैग का यूज करके ये क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी सेट कर रहा है। क्या क्या करना है? कनेक्शन का यूआरएल दे रहा है, कनेक्शन का यूजर नेम दे रहा है, कनेक्शन का पासवर्ड, ये सब ये क्या है? सारी प्रॉपर्टी है। सेट कौन कर रहा है? प्रॉपर्टी टैग कर रहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैपिंग टैग क्या होता है। अब ये भी देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या वो यहाँ पे जो हमने नाम लिख दिया है ये कौन सी फाइल है, कैसे नाम लिख दिया है, क्या लिखा है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 फाइल बनाई है। ये एम्प्लॉय नाम की फ़ाइल है जो जावा की क्लास है, ये हमारी मैपिंग फ़ाइल है और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। तो हमने इस फाइल को इस मैपिंग फाइल से मैप करा है कि ये क्या होता है, मैपिंग का परफॉर्म करिए कि भैया जो डेटाबेस की टेबल है उसमें ऐसी मैपिंग परफॉर्म हो जाए। यानी कि जो क्लास का नाम है यहाँ कर रखा है कॉम डॉट जावा एडवांस डॉट माई पैकेज डॉट इम्प्लॉय ये क्लास का नाम है। फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ता है उस क्लास का जिसको हमको टेबल से मैप करना है, तो क्लास का नाम है। यदि हम यहाँ पे हमने एक क्या करा, एक एट्रीब्यूट लगाया टेबल इजिकल्स टू EMP100। ये क्यों लगाया कि यदि हम ये नहीं लगाते तो हमारी टेबल का नाम जो रहता है डेटाबेस में वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लॉय हो जाता, मगर हमको ये नाम नहीं चाहिए, हमको चाहिए कुछ और नाम चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया? टैग का नाम लगा दिया। अब हमने आईडी डिफाइन कर दी। यहाँ पे जो आईडी है वो आईडी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, तो टेबल डेटाबेस में जो टेबल में जो कॉलम रहेगा उसका नाम आईडी हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे भी फर्स्ट नाम यहाँ पे नेम है तो हमने वहाँ पे कॉलम क्या बनाया? फर्स्ट नेम कॉलम बना दिया। अब ये जो मैपिंग फाइल होगा ये क्या कर रही है? इस क्लास को डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल से मैप करने का काम कर रही है। तो हमने क्या करा? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पे आके इसको emp.bhm और .xml ये क्लास फाइल का नाम हमने इसको क्या कर दिया? यहाँ पे दे दिया। तो जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेगा तो हम इसको बोल देंगे कि भैया रुको, कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया, मगर टेबल बनाने से पहले एक बार क्या करो, हमारी मैपिंग देख लो। वो मैपिंग काय में रखी है? employee.hbm.xml फाइल में रखी है कि भैया किस टाइप से आपको टेबल बनाना है, उसका रेफरेंस आप वहाँ से ले लो। तो वो यहाँ आता है, यहाँ देखता है किस टाइप से और फिर उसके बेसिस पे वहाँ पे टेबल बनाता है। अब ये समझ आ गया है कि मैपिंग का क्या काम है, हमने यहाँ फाइल पे क्यों नाम लिखा, मैप सोर्स क्या है, बस ये अब ये समझ गए। अब नेक्स्ट आता है हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज हाइबरनेट मैपिंग file? A Hibernate mapping file is a XML file that define the mapping between the Java classes and a database table.
हाइबरनेट मैपिंग फाइल क्या है? एक एक्सएमएल फाइल है जो डिफाइन करती है मैपिंग किसके बीच में? जावा क्लासेस और डेटाबेस टेबल के बीच में। इट इज यूज बाय हाइबरनेट टू ऑटोमेटिकली जनरेट एसक्यूएल क्यूरीज दैट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बेस्ड ऑन अ जावा क्लासेस, है ना। ये क्या करते हैं? जो एक हाइबरनेट मैपिंग फाइल है ये किसके ऊपर बेस होती है? जावा क्लासेस के ऊपर बेस होती है। ये कौन यूज करता है? हाइबरनेट यूज करता है। क्यों करता है? ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करने के लिए, जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। तो अब ये तो हम समझ गए। आप देखते हैं कि हाइबरनेट मैपिंग फाइल है क्या, उसके अंदर क्या कंटेंट है। तो ये हाइबरनेट मैपिंग फाइल है। इसमें क्या है? सबसे पहले तो हमने एक्सएमएल फाइल का वर्जन डिजाइन करा है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके बाद में मैपिंग हाइबरनेट मैपिंग नाम का एक टैग है, उसके बाद में क्लास टैग, आईडी टैग, प्रॉपर्टी टैग, और ये क्लास यहाँ पे एंड हो गई है क्लास टैग, और यहाँ पे हाइबरनेट मैपिंग टैग एंड हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे? हम एक एक टैग को समझेंगे और इसका यूज़ क्या है वो भी समझेंगे नेक्स्ट इसमें। ये व्हाट इज हाइबरनेट मैपिंग डीडीटी फॉर मैपिंग फाइल, मतलब क्या है कि ये जो टैग है ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाइबरनेट मैपिंग डीटीडी क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइबरनेट मैपिंग डीटीडी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन इज अ एक्सएमएल स्कीमा दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल, है ना। मतलब क्या है? ये एक एक्सएमएल स्कीमा है जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ हाइबरनेट फाइल के जो स्ट्रक्चर और एलिमेंट है, मतलब उसमें जो जो टेक्स्ट वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या करता है, और जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं कि पहले कौन सा टैग आना चाहिए, उसके बाद में कौन सा टैग आना चाहिए, वो सब कौन डिफाइन करता है? ये हाइबरनेट मैपिंग डीडीटी डिफाइन करता है। इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज्ड वे टू डिस्क्राइब द मैपिंग बिटवीन जावा क्लासेस एंड अ डेटाबेस टेबल। ये क्या करता है? एक स्टैंडर्डाइज्ड वे डिस्क्राइब करता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? जावा क्लास को डेटाबेस के टेबल से मैप कर सकते हैं। ये हमें बताता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि भैया इस तरीके से तुम जावा क्लास को डेटाबेस के टेबल से क्या कर सकते हो? मैप कर सकते हो। इंश्योर कंपेटिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस अ डिफरेंट हाइबरनेट इम्प्लीमेंटेशन। और ये क्या करता है? इंश्योर करता है कि अलग अलग हाइबरनेट इम्प्लीमेंटेशन के बीच में क्या हो? कंसिस्टेंसी और कंपेटिबिलिटी बनी रहे, है ना। अब हम इसको अब देख लेते हैं क्या है ये जो हाइबरनेट डीडीटी है। अब ये तो हमें पता है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी इसको देखा था। डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है? ये बताता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। क्योंकि फिर है कि फाइल सिर्फ नाम बताती है, उसके अंदर जो लिखा है वो क्या बताएगा? डॉक्यूमेंट टाइप से हम बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। हाइबरनेट मैपिंग क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट टाइप है। उसके बाद में ये जो है ये बताएगी कि ये किस तरीके से हमें यूज़ करना है। सबसे पहले इसमें ये डिफाइन रहता है स्ट्रक्चर एंड रूल्स, है ना, और मीनिंग ऑफ द टैग विच यू आर यूजिंग, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स यू आर यूजिंग, व्हाट इज अ मीनिंग, ये कहाँ रहता है? इसमें डिफाइन रहता है। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम हाइबरनेट मैपिंग टैग का यूज़ करेंगे, है ना। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहेगी वो क्या कराएगी? मैपिंग कंसिडर करी जाएगी कि उसको हमें मैपिंग करना है ना। उसके बाद में जो टैग है वो क्यों यूज़ करते हैं? मैपिंग परफॉर्म करवाने के लिए टैगों का यूज़ करते हैं, क्लास से डेटाबेस की टेबल को मैप करने के लिए। तो ये सारी डेफिनेशन कहाँ रहेगी? इसके अंदर रहेगी कि हाइबरनेट टैग के बाद में कौन सा टैग यूज़ करना है, क्लास टैग, उसके बाद में आईडी टैग, उसके बाद में प्रॉपर्टी टैग, ये सब कौन डिफाइन करेगा? ये सारा डिफाइन है किसके अंदर? हाइबरनेट डीटीटी के अंदर। अब अगला टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज हाइबरनेट मैपिंग टैग। हम फर्स्ट टैग के बारे में बात करते हैं जो कि है हाइबरनेट मैपिंग टैग। इसको थ्योरी से समझते हैं। द हाइबरनेट मैपिंग टैग इज अ रूट एलिमेंट ऑफ द हाइबरनेट मैपिंग फाइल। ये क्या है? रूट एलिमेंट, मतलब सबसे पहला एलिमेंट या टैग बोल सकते हैं हम। ये जो है ये सबसे पहला टैग है यहाँ पे हमारी हाइबरनेट मैपिंग फाइल का। उसके बाद में क्या है कि इट सर्व एज अ कंटेनर फॉर डिफाइनिंग द मैपिंग मेटाडेटा बिटवीन द जावा एंटिटी एंड द क्लासेस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस टेबल। ये क्या करता है? मैपिंग मेटाडेटा बिटवीन, ये क्या है? मेटाडेटा प्रोवाइड करता है मैपिंग के लिए, जो क्या करता है? हमारी जावा क्लासेस को और डेटाबेस टेबल को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। दिस मेटाडेटा इज इसेंशियल फॉर हाइबरनेट फॉर इटरेटिवली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड परफॉर्म अ परसिस्टेंट ऑपरेशन। ये जो मेटा डेटा रहता है वो इसेंशियल है, जरूरी रहता है हाइबरनेट के लिए, जिसकी मदद से क्या कर सकता है? डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है और क्या कर सकता है? परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लाइक डिलीट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना। ये सारे काम कौन कर सकता है? हाइबरनेट कर सकता है। किसकी मदद से? हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जो मेटा डेटा प्रोवाइड है उसकी मदद से। अब हाइबरनेट मैपिंग टैग तो देख लिया। अब इसमें देखेंगे कि कौन से सब टैग हैं या चाइल्ड टैग है हाइबरनेट है जिसको यूज़ कर सकते हैं हम फॉर मैपिंग के लिए। जैसे क्लास टैग हो गया, आईडी टैग हो गया, जनरेटर टैग हो गया, सब क्लास टैग हो गया, मैनी टू वन टैग हो गया, वन टू मैनी टैग हो गया, मैनी टू मैनी टैग हो गया और प्रॉपर्टी टैग हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ क्लास टैग पढ़ेंगे और आईडी टैग पढ़ेंगे। बाकी जब हमको नीड पड़ेगी तब हम इसको देख लेंगे। अभी ये सिर्फ दो हम यूज़ करेंगे, इसलिए इसको हम जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्लास टैग। क्लास टैग क्या होता है? तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं।
क्लास टैग इज हाइबरनेट मैपिंग फाइल इज यूज्ड टू डिफाइन द मैपिंग बिटवीन अ जावा एंटिटी क्लास एंड इट्स corresponding डेटाबेस टेबल। ये जो क्लास टैग होता है जावा इन हाइबरनेट मैपिंग फाइल में इसका यूज़ करते हैं जो जावा क्लास एंटिटी है, जो जावा एंटिटी क्लास है और उसकी जो उसके corresponding जो डेटाबेस टेबल है उसको मैप करने के लिए। इट इज़ अ प्राइमरी एलिमेंट विद इन द हाइबरनेट मैपिंग टैग एंड सर्व एज अ कंटेनर फॉर स्पेसिफाइंग द मैपिंग डिटेल फॉर ईच एंटिटी क्लास। मतलब क्या होता है कि ये क्या है, प्राइमरी एलिमेंट, पहला एलिमेंट है हाइबरनेट मैपिंग टैग में, जो सर्व करता है कंटेनर की तरह फॉर स्पेसिफाइंग द मैपिंग डिटेल को स्पेसिफाई करता है हर एंटिटी क्लास के लिए, है ना। जो क्या करता है, इसमें दो एट्रीब्यूट रहते हैं, नेम एट्रीब्यूट और टेबल एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट में क्या रहता है, वो क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना रहता है एंटिटी क्लास का, जिसको हमको मैप करना है विद डेटाबेस टेबल के साथ में। और एक टेबल एट्रीब्यूट क्या करता है, इसमें नेम देना पड़ता है डेटाबेस की टेबल का उस corresponding एंटिटी क्लास के corresponding, मतलब कि वो क्लास के corresponding हमें टेबल का नाम क्या चाहिए। जैसे हम इसको समझते हैं फाइल से, ये जो क्लास है ये टैग है जिसके नेम में हम क्लास का नाम देंगे और जिसकी टेबल में हम टेबल का नाम देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो क्लास हमने दी है वो क्या हो जाएगी, मैप हो जाएगी इस टेबल के नाम के साथ में। मतलब जब भी हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे ये टेबल में मॉडिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों हमने मैप कर दिया है। क्लास टैग में हमने क्लास का नाम डाला, अब जो नाम होगा वो क्या होगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम, मतलब कि ये किस पैकेज में रखा है, कौन सी जगह पर रखा है सब। जैसे ये कॉम पैकेज में, हाइबरनेट में, माई पैकेज के अंदर एम्प्लॉय क्लास है, तो ये पूरा क्या हो गया, उसका लोकेशन हो गई। इसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ अ क्लास, है ना। अब ये समझ आ गया। अब अगला टैग पढ़ेंगे, आईडी टैग क्या होता है। अब इसको थ्योरी से समझ लेते हैं, आईडी टैग होता क्या है। आईडी टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द मैपिंग फॉर आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी क्लास। एंटिटी क्लास में आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी को मैप करने के लिए आईडी टैग का यूज करते हैं। आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी वेरिएबल जिसकी मदद से दूसरे डेटा को भी फेच कर सकते हैं हम। द These properties typically unique within the entity class and serve as a primary means of identifying and accessing an individual entity। मतलब क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है विद इन द एंटिटी क्लास, मतलब पूरी क्लास में एक यूनिकली क्या होती है, यूनिक होती है ना ये प्रॉपर्टी। एंड सर्व एज अ प्राइमरी की तरह, मतलब एक की तरह वर्क करती है, मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्सेसिंग इंडिविजुअल एंटिटी को एक्सेस करने के लिए। सपोज यहाँ से पूरा समझते हैं एग्जांपल के साथ में। आईडी टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ मैपिंग फॉर आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी क्लास। मतलब क्या होता है आईडी टैग, मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों के अलग अलग नाम हैं, उसमें से 2 बच्चे या 3 बच्चों के सेम नाम है। तो उसको यदि हमको बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे, भैया इधर आओ, राम नाम का बच्चा है उसको बोलेंगे राम इधर आओ, तो बहुत सारे राम आ जाएंगे। फिर हमने क्या करा कि एक काम करते हैं, हम सरनेम से उसको बुलाते हैं। तो जिस भी स्पेसिफिक राम को बुलाना हो तो सरनेम से वो समझ जाएगा कि किसको बुला रहे हैं। मगर मान लो यदि सरनेम भी सेम होगा तो क्या करेंगे, फिर हम उसको बुलाएंगे उसके रोल नंबर से। मगर नाम सेम हो सकता है, सरनेम सेम हो सकता है, रोल नंबर कभी सेम होता है क्या, नहीं। रोल नंबर एक क्लास में एक रोल नंबर एक ही बच्चे का रहता है ना। तो आईडी भी क्या है कि एक क्लास में एक ही वेरिएबल के पास में ये आईडी टैग रहेगा, जिसको हमको क्या बनाना पड़े, जिसको हम क्या बनाएंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। और किसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना करता हो। जैसे हम क्या करेंगे अभी समझेंगे उसको कि कौन नहीं करता हो, है ना। मीन्स इंडिविजुअल, और उसकी मदद से रोल नंबर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी इज टिपिकली यूनिक। जो रोल नंबर यूनिक होता ही है विद इन द एंटिटी क्लास, पूरी क्लास में रोल नंबर हर बच्चे का यूनिक ही रहेगा। वैसे ही पूरी क्लास में ये जो यूनिकली आइडेंटिफाइड टैग जिसको भी असाइन करेंगे वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, एक यूनिक की तरह बिहेव करेगा, है ना। और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को भी फेच कर सकते हैं, उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स को भी, है ना। वो इंडिविजुअल एंटिटी रहेगी, मतलब एक अकेला ही रहेगा, यूनिक। द आईडी टैग स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी नेम, जो क्या बताएगा, प्रॉपर्टी का नाम बताएगा, कॉलम का नाम बताएगा, डेटा टाइप बताएगा और आइडेंटिफायर जनरेशन स्ट्रेटेजी भी बता देगा। इसको एक बार क्लास से समझ लेते तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आईडी टैग है। अब ये जो एम्प्लॉय क्लास है इससे हमारी ये टेबल मैप है, ये भी एम्प्लॉय टाइप की टेबल है।
अब इसमें आईडी भी है, फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है। अब आपको क्या दिख रहा है कि वो डुप्लीकेट है और जो है वो यूनिक है। अब हमने आईडी को ही क्यों आईडी टैग दिया, क्यों? क्योंकि ये यूनिक है। नाम किसी का भी सेम हो सकता है, फर्स्ट नाम भी हो सकता है, लास्ट नाम भी हो सकता है, मगर आईडी किसी की सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए हमने इसको आईडी टैग दिया। हम चाहते तो फर्स्ट नेम को भी दे सकते थे, मगर यदि ये क्या हो जाएगा, यूनिक नाम हो जाएगा। ये क्या है, यूनिक यूनिक तो होगा नहीं, सेम भी हो सकता है। तो एक सिचुएशन आ जाएगी, या तो हम क्या करते हैं वैलिडेशन करेंगे तो वो नाम को इंसर्ट नहीं करेगा, मगर ये तो भाई एक गलत बात हो जाएगी कि हम डेटाबेस में नाम को स्टोर करना चाह रहे हैं मगर नहीं करना, क्योंकि डुप्लीकेसी हो रही है। तो हम ऐसा यूनिकली आइडेंटिफायर किसी एलिमेंट को लेना पड़ेगा जो क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट कर देगा रिकॉर्ड को। तो ये जो आईडी है ये पूरे रिकॉर्ड को इसके क्रॉसपोंडिंग क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। 102 उसके क्रॉसपोंडिंग रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे डुप्लीकेसी हो रही है, नहीं हो रही। हम जिस राम को बुलाना चाह रहे हैं वो राम उसके आईडी से रिप्रेजेंट हो रहा है। किससे हो रहा है? आईडी से। अब जनरेटर टैग क्या होता है ये हम समझेंगे, उससे पहले हम समझेंगे स्ट्रेटजी क्या होती है। ये जनरेटर टैग है और ये जो क्लास है इसमें जो असाइन करी वैल्यू है वो क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है ना। तो अब इसको हम देखते हैं थ्योरी से स्ट्रेटजी होती क्या है। सबसे पहले तो जनरेटर क्लास या टैग क्या है। जनरेटर टैग इज अ चाइल्ड टैग ऑफ आईडी टैग इन हाइबरनेट मैपिंग फाइल। ये क्या है, चाइल्ड आईडी टैग का है, चाइल्ड टैग है। इट इज यूज टू डिफाइन ए स्ट्रेटजी फॉर आइडेंटिफायर जनरेटिंग आइडेंटिफायर वैल्यू फॉर एंटिटी क्लास। मतलब क्या बोल रहा है कि इसका यूज क्यों करते हैं, स्ट्रेटजी डिफाइन करने के लिए। जनरेटिंग आइडेंटिफायर वैल्यू, आइडेंटिफायर वैल्यू जो जनरेट हो रही है वो किस टाइप से होना चाहिए, एंटिटी क्लास की जो आइडेंटिफायर वैल्यू जनरेट हो रही है उसको क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जनरेटर टैग का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटर क्लास इज इक्वल्स टू असाइंड जनरेटर, ये जो टैग है बंद हो गया है। अब इसमें जो असाइन लिखा है ये हमारी स्ट्रेटजी है कि ये जो आईडी है इसमें जो वैल्यू जाएगी, जो यूनिकली आइडेंटिफायर वैल्यू वो किस टाइप की जाएगी, या हम डिफाइन करेंगे या फिर डेटाबेस डिसाइन करेगा, क्या करेगा, ये सब किस में बताएंगे, हम स्ट्रेटजी में प्लान करते हैं। अब ये टैग तो समझ में आ गया, अब स्ट्रेटजी क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की स्ट्रेटजी जनरेटर होते हैं। तो या थ्योरी से समझते हैं हम स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी इज अ मैकेनिज्म फॉर जनरेटिंग अ यूनिकली आइडेंटिफायर वैल्यू फॉर एंटिटीज। एंटिटी मतलब क्लास, और ये यूनिकली आइडेंटिफायर वैल्यू मतलब कि वेरिएबल जो कि क्या है कि यूनिकली आइडेंटिफायर वैल्यू जनरेट कर रहा है उसके क्रॉसपोंडिंग डेटा को एक्सेस करने के लिए, है ना। और ये स्ट्रेटजी क्या एक मैकेनिज्म है ना। जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं और हम क्रिकेट खेलने गए, हमारा मैच है, तो ये जो मैच जो हो जाएगा वो क्या हो गया, जनरेटर हो गया, जनरेटर टैग हो गया। और उसके अंदर जो स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं कि भाई कौन सा बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंडर है, कौन सा राइट हैंडर है, कौन कब जाएगा, कौन सा है जो स्पिनर फेंकने वाला बॉलर है वो कब बॉल डालेगा, कैसे डालेगा, कैसे बॉल आएगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, स्ट्रेटजी डिसाइड करती है कि किस तरीके से आईडी जनरेट होना चाहिए, है ना। और जनरेटर टैग क्या है, सिर्फ वो एक मैच है और उसके अंदर स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, वो मैकेनिज्म है जो आइडेंटिफाई करती है, मैनेज करती है इंडिविजुअल इंस्टांस ऑफ एंटिटी विद इन द डेटाबेस। डेटाबेस के साथ में जो एंटिटी रहती है उसके इंस्टांस को इंडिविजुअली क्या करने के लिए, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। हाइबरनेट प्रोवाइड सेवरल डिफरेंट जनरेटर स्ट्रेटजी। हाइबरनेट अलग अलग टाइप की जनरेटर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, इच विथ इट इज ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। और हर एक के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी होती है और लिमिटेशन भी होती है, अलाउइंग डेवलपर टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर देयर स्पेसिफिक नीड। एप्लीकेशन की नीड के अनुसार वो डेवलपर को अलाउ करता है कि आप आपके अनुसार अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। वी यूज जनरेटर स्ट्रेटजी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, है ना। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ आइडेंटिफायर वैल्यू, आइडेंटिफायर वैल्यू को ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, स्ट्रेटेजिक जनरेटर स्ट्रेटजी का। अब इसको हम देखेंगे कि कितने टाइप की स्ट्रेटजीज होती है या फिर जनरेटर स्ट्रेटजीज होती है। स्ट्रेटजी जिसको हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहली है नेटिव जनरेटर, दूसरा सीक्वेंस जनरेटर, तीसरा असाइन जनरेटर, चौथा है हाई लो जनरेटर, पांचवा है यूआईडी जनरेटर। ये सारी क्या स्ट्रेटजी है जिसको हम जनरेटर टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नेटिव जनरेटर क्या होता है। द नेटिव जनरेटर इज अ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है।
as it rely on a database native identifier generator mechanism। ये क्या करती है, डेटाबेस के ऊपर भरोसा करती है। क्यों? आइडेंटिफायर वैल्यू को जनरेट करने के लिए डेटाबेस पे भरोसा करती है कि भैया तुम ही जनरेट कर देना। दिस मीन्स दैट डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट एंड असाइन आइडेंटिफायर वैल्यू टू द एंटिटीज। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस ऑटोमेटिकली खुद से ही वैल्यू असाइन कर देता है उस यूनिकली आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स को। जो रिकॉर्ड आता है उसको क्या करता है, खुद से ही वैल्यू जनरेट करेगा और असाइन भी कर देगा। अब सेकंड वाला है सीक्वेंस जनरेटर। अब ये किस टाइप की स्ट्रेटेजी होती है? द सीक्वेंस जनरेटर इज अ पोर्टेबल स्ट्रेटेजी दैट यूटिलाइज अ डेटाबेस सीक्वेंस टू जनरेट आइडेंटिफायर वैल्यू। ये क्या करती है, डेटाबेस के सीक्वेंस का यूज करती है आइडेंटिफायर वैल्यू को जनरेट करने के लिए। सीक्वेंस आर इसेंशियल नंबर लिस्ट डेट द डेटाबेस मेंटेन एंड इंक्रीमेंट एज अ नीड। ये क्या होती है, एक नंबर्ड लिस्ट होती है, इसेंशियल नंबर लिस्ट, जिसको क्या करता है, डेटाबेस मेंटेन करके रखता है। डेटाबेस के पास खुद में क्या रहती है, एक नंबर लिस्ट रहती है सीक्वेंस की, जो क्या करता है, डेटाबेस मेंटेन करता है। और जैसे जैसे क्या होता है, रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, ये जनरेट कर देता है और असाइन कर देता है। अब थर्ड है असाइन जनरेटर। असाइन जनरेटर जो हमने यूज करी है हमारी इसमें किसमें, फाइल में। असाइन जनरेटर इसका क्या यूज मतलब होता है कि वेन यू परसिस्ट एंटिटी विद असाइंड आईडी, जब हम किसी आईडी को असाइंड वैल्यू के साथ जोड़ते हैं या उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, तो हाइबरनेट से ना इंसर्ट स्टेटमेंट टू द डेटाबेस विदाउट स्पेसिफाई वैल्यू फॉर द कॉलम। मतलब क्या होता है कि इंसर्ट स्टेटमेंट देता है डेटाबेस को, उसमें कॉलम आईडी की वैल्यू नहीं देता है। द डेटाबेस बेस्ड ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस उसी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ फाइल में उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ये आईडी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये स्ट्रेटेजी लिख दी कि असाइन, ये क्या होगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है यूनिकली आईडी फॉर अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के लिए क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक आईडी जनरेट कर देता है। ये तो समझ में आ गया कि असाइन क्या होता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से कर लेता है। अब जो फोर्थ है वो है हाई लो जनरेटर। हाई लो जनरेटर स्ट्रेटजी क्या होती है, इज अ हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी फॉर जनरेटिंग आइडेंटिफायर वैल्यू इन हाइबरनेट एप्लीकेशन। हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है कि ये हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी है, मतलब इसको यूज करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये भी क्या करती है, आइडेंटिफायर वैल्यू को जनरेट करने का काम करती है। इसका मेन एम क्या रहता है, नंबर ऑफ राउंडेड टू द डेटाबेस बाय जनरेटिंग आइडेंटिफायर वैल्यू इन अ बैच। ये क्या करती है, जिससे क्या होता है कि जैसे हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करा, डेटाबेस क्या करता है, खुद से जनरेट करता है और फिर उसको असाइन करता है, फिर जनरेट करता है, फिर असाइन करता है। इसमें क्या होता है कि जब जब हम डालेंगे तब तक उसको जनरेट करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है। तो ये क्या करता है, पहले से एक टेबल बना के रखता है, उसको बोल रहे हैं बैच। उसमें क्या करता है, पहले से नंबर ऑफ कुछ नंबर की यूनिकली आइडेंटिफायर वैल्यू को डाल देता है, और जब जब रिकॉर्ड आता है तो वो डायरेक्ट टेबल में से उठा लेता है, उसको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे क्या होता है, टाइम बचता है। वो जनरेट करने का जो टाइम लग रहा है वो बचता है, तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। तो वो यही बोल रहा है कि हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी है, मतलब ये परफॉर्मेंस बूस्ट करने का काम, मतलब ये इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं थोड़ी। दिस अप्रोच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ओवरहेड एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल आइडेंटिफायर जनरेशन रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली फॉर एप्लीकेशन। बार बार मतलब क्या है कि हमको जनरेट नहीं करना पड़ती है, टेबल में से उठाया और उसको असाइन कर दिया बस। यूयूआईडी जनरेटर क्या होता है, यूयूआईडी जनरेटर प्रोड्यूस ग्लोबली यूनिकली आइडेंटिफायर वैल्यू। ये क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफायर वैल्यू को प्रोड्यूस करती है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफायर है, यूनिवर्सली यूनिकली आइडेंटिफायर है ना। यूयूआईडीज आर 180 बिट वैल्यू, ये एक 128 बिट वैल्यू होती है, डेट आर स्टेटिकली गारंटेड, जो कि स्टेटिकली गारंटेड रहती है टू बी यूनिक एक्रॉस अ डिफरेंट सिस्टम। ये बताती है कि भैया मैं अलग अलग सिस्टम पे डिफरेंट हूँ, यानी टाइम के साथ भी अलग हूँ। अब ये तो हमने समझ ली सारी की जनरेटर स्ट्रेटेजी होती क्या है। अब आगे हम देखेंगे अगले टैग के बारे में। अब नेक्स्ट टैग क्या है हमारा, प्रॉपर्टी टैग। ये नेक्स्ट और लास्ट टैग है, तो अब इसको समझ लेते हैं थ्योरी से कि क्या है ये। The element define the mapping between an entity, class, property and its corresponding database table। ये जो property tag होता है इसका यूज क्यों करते हैं हम, जो entity class की properties है यानी कि variables है, उसकी mapping करने के लिए किसके साथ में, database में present table के columns के साथ में। it specify the property name, ये क्या करता है, बताता है property का नाम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप एंड एनी एडिशनल मैपिंग ऑप्शंस। जैसे कि यहाँ जो प्रॉपर्टी टैग है ये क्या बता रहा है, सबसे पहले कि फर्स्ट नेम क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट नेम है ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है, में एम्प्लॉय क्लास में। और जो लास्ट नेम है ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास में प्रेजेंट थर्ड वेरिएबल को, और दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है।
तो ये जो कॉलम बनेगा जो डेटाबेस टेबल के अंदर, उसका भी क्या नाम होगा, फर्स्ट नाम और लास्ट नेम, और दोनों का टाइप क्या होगा कॉलम का, स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो कॉलम है ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं इंटर करने के लिए। तो अब ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी देख खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाइबरनेट कंपोनेंट क्या होते हैं उसको समझेंगे, और कैसे क्या फाइल, ये जो हमने 3 फाइलें पढ़ी है ये कैसे यूज होगी इंटरनली हाइबरनेट के द्वारा, और कैसे वर्क परफॉर्म होता है। अब हम समझेंगे हाइबरनेट के कोर कंपोनेंट के बारे में। हाइबरनेट आर्किटेक्चर में कौन कौन से कोर कंपोनेंट है। पहला है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है सेशन फैक्ट्री, तीसरा है सेशन, चौथा है ट्रांजेक्शन, पांचवा है क्यूरी, और छठा है क्राइटेरिया। तो पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से, इसको डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसको डायग्राम से भी समझेंगे। द कॉन्फ़िगरेशन क्लास इज हाइबरनेट क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये रिस्पॉन्सिबल होती है हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि एक्सएमएल में लिखी हुई है ना, उसको लोड करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। विच इज़ टिपिकली नेम्ड हाइबरनेट CFG XML। ये क्या है, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम है। दिस फाइल कंटेन इसेंशियल सेटिंग फॉर हाइबरनेट टू फंक्शन प्रॉपरली। हाइबरनेट को फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ये फाइल क्या कंटेन करके रखती है, सेटिंग्स को कंटेन करके रखती है। जिसमें क्या हो गया, कनेक्शन डिटेल, मतलब डेटाबेस से जो कनेक्शन होगा उसकी डिटेल को, मैपिंग फाइल की लोकेशन को, और डायलेक्ट की इन्फॉर्मेशन को ये कंटेन करके रखता है। अब आगे हम इसको देखते हैं डायग्राम से कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रही है और क्या इसमें इंटरनली वर्क होता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई और ये जावा फाइल हो गई। अब जावा की फाइल में हमको क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन करना है, ये सब करना है, मगर ये सारी चीज़ें लिखी हुई कहाँ है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो हमारी एप्लीकेशन में, मगर इसको हमको इसमें यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लोड करना पड़ेगा। इसको लोड करने में कौन मदद करेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्लास मदद करेगी। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को लोड कर सकते हैं। तो लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर जो कॉन्फ़िगर नाम की मेथड है इसको यूज़ करेंगे हम इस फाइल को लोड करने के लिए। ये क्या करेगी, इस फाइल का नाम लेगी एज अ पैरामीटर और उसको लोड कर देगी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इंटरनली कैसे वर्क करती है, हम उसको समझते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के साथ में, और पैरामीटर में दे देंगे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम आ जाएगा। तो वो इंटरनली क्या करेगा, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर ऑब्जेक्ट की मदद से कॉन्फ़िगरेशन मेथड को कॉल करेगा और उसमें इस फाइल को पास कर देगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल क्लास मेथड है ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर क्लास के अंदर, जो कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास है किसकी, सेशन फैक्ट्री की। आगे समझेंगे कि सेशन फैक्ट्री में क्यों यूज़ होगी ये, क्योंकि हमको इसमें इसको सेट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, है ना। वो आगे समझ जाएंगे कि क्यों कर रहे हैं हम। उसके बाद में ये करा, अब ये मेथड क्या करेगी, ये मेथड का इंटरनल कोड क्या है, ये इसको यहाँ से यहाँ ले गई ये फाइल को लेने के बाद क्या करेगी, एक और बार कॉन्फ़िगरेशन मेथड, कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करेगी। ये इसी में प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर मेथड में प्रेजेंट है। वो क्या करती है, फाइल को लेगी, लोड करेगी और रिटर्न क्या कर देगी, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगी। क्या कर देगी, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी, है ना। लोड करने के बाद में कैसे, कॉन्फ़िगर लोडर नाम का एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास में प्रेजेंट है, रेफरेंस, उस रेफरेंस से हमने क्या करा, उसमें प्रेजेंट लोड कॉन्फ़िग एक्सएमएल फाइल की मेथड को यूज़ करा, और उसमें वो हमारी एक्सएमएल फाइल जो हमने यहाँ पास करी है उसको यहाँ पर पास कर दिया। अब वो एक्सएमएल फाइल है इसलिए हमने ये मेथड का यूज़ करा। ये क्लास में कॉन्फ़िग लोडर क्लास में एक्सएमएल फाइल को लोड करने की मेथड है जो ये है। वो क्या करेगी, इस फाइल को लेगी और उसको लोड कर लेगी। लोड करने के बाद में रिटर्न कर देगी इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आने के बाद में इसको क्या कर देंगे, कॉन्फ़िगर क्लास में प्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट जिसका टाइप है मैप, जो कि क्लास जावा में मैप जो रहता है, मैप क्लास है कलेक्शन में यूज़ होती है। इसका यूज़ करते हैं की मैपिंग पेयर्स को क्या करने के लिए, की वैल्यू को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यूज पेयर में। तब यहाँ पे आपको सोचने में आ रहा होगा कि हमने इसका यूज़ क्यों करा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा है स्टैंडर्ड रजिस्टर सर्विस डॉट गेटिंग गेट ए सेटिंग्स, तो इसके पास में अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे लोड कर लिया, लोड करने के बाद में हमने क्या कर लिया, पुट ऑल करके सेव कर दिया। अब इसके पास में क्या आ गई, कॉन्फ़िगर फाइल की सारी डिटेल आ गई। अब ये ऑब्जेक्ट के पास आ गया, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक गेट सेटिंग नाम के मेथड है। वो मेथड क्या करेगी, रिटर्न करेगी, ये लोड जो फाइल हुई है उस लोड फाइल को रिटर्न कर देगी, है ना। वो फाइल को रिटर्न कर देगी और ये फाइल को हम कहाँ पुट कर रहे हैं,
प्रॉपर्टी नाम के ऑब्जेक्ट में, जो कि क्या है, मैप टाइप का है, जो कि वैल्यू को सेव करेगा की वैल्यू पेयर में। जैसे डेटाबेस है, वो की हो गई, और कनेक्शन क्या हो गया, वैल्यू हो गई। कलेक्शन चेंज हो सकता है मगर डेटाबेस तो सेम ही रहेगा, है ना। मतलब जैसे हो गया ड्राइवर, डायलेक्ट, अब डायलेक्ट नाम तो सेम रहेगा, अब डायलेक्ट अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटाबेसेस, वैसे ही कनेक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं और नाम तो सेम ही रहेगा ना, कनेक्शन। वैसे कनेक्शन का यूज़ करके फिर हम आगे उसको क्या करेंगे, कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे। ये समझ लो कि हमारा वेरिएबल जैसा हो गया, इसकी मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये रिटर्न क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देगा। तो हमने इसको कहाँ कॉल करा था, हमने इसको कॉल करा था यहाँ पर, कहाँ पर, ये हमने यहाँ कॉल करा। तो कॉल करने के बाद में हमारे पास में अब यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर्टी, जिसमें क्या है, वो लोडेड फाइल की इंफॉर्मेशन है ना। तो अब ये तो हम समझ गए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या काम करता है, लोड और स्टोर करने का काम करता है। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया हमने क्या हो गई है। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या है, सेशन फैक्ट्री, इसका यूज़ क्या है। अब हम आ जाते हैं सेशन फैक्ट्री इंटरफेस पे। ये क्या, आफ्टर लोडिंग, ये एक इंटरफेस है। आफ्टर लोडिंग अ कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन इनटू कॉन्फ़िगरेशन क्लास, कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन को लोड करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। अगला स्टेप है कि सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाए। सेशन फैक्ट्री इज a critical component in Hibernate architecture responsible for managing a connection, providing a session for executing a data operation and acting as a factory for creating a session। मतलब क्या होता है कि ये जो है, ये क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट है हाइबरनेट आर्किटेक्चर में। इसका ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, कनेक्शन को मैनेज करने का काम करता है, सेशन क्रिएट करने का काम करता है, प्रोवाइड करता है सेशंस को, जिसकी मदद से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। To create a session factory object, you utilize a build session factory method of the configuration class। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में प्रेजेंट बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड की यूज़ पड़ेगी, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है क्या, सेशन फैक्ट्री मेथड, इसलिए इसको हम कॉल करेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट हमको दे देगा, है ना। दिस मेथड, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, इसलिए हम फैक्ट्री मेथड का यूज़ करते हैं। फैक्ट्री मेथड मतलब वो मेथड्स जो क्या करती है, रिटर्न करती है ऑब्जेक्ट्स को, है ना। The method take the loaded configuration information as an input and return the instance of a session factory implementation class। ये क्या करेगी, लोडेड क्लास कॉन्फ़िगरेशन, जो लोडेड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है किसके पास है, कॉन्फ़िगरेशन के पास में, ऑब्जेक्ट के पास में, उसको वो लेगी इनपुट की तरह, और क्या करेगी, रिटर्न कर देगी सेशन फैक्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी। इसके ऑब्जेक्ट को नहीं, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को नहीं, क्योंकि ये तो इंटरफेस है, इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को इंटरफेस होल्ड कर सकता है, और उसको किसको पॉइंट करने लग जाएगा, उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास को अब ये पॉइंट करने लग जाएगा, इसका रिफरेंस, है ना। उसके बाद में द सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेटेड द कनेक्शन टू द डेटाबेस एंड मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ सेशन, है ना। ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्या करेगा, कनेक्शन को स्टेबलाइज करेगा, इनकैप्सुलेट करेगा कनेक्शन को डेटाबेस के, और मैनेज करेगा सेशन की लाइफ साइकिल, इंश्योरिंग इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंसिस्टेंट डेटाबेस इंटरेक्शन। ये इंश्योर करेगा कि डेटाबेस का सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, या कंसिस्टेंट तरीके से डेटाबेस से इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं। द सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट स्टेबलाइज अ कनेक्शन टू अ डेटाबेस यूजिंग अ ड्राइवर स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये जो सेशन फाइल ऑब्जेक्ट है, सेशन फैक्ट्री, ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा कनेक्शन किसके बीच में, डेटाबेस और जेडीबीसी के बीच में। किसकी मदद से, जेडीबीसी ड्राइवर की मदद से, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताया हुआ है। ये मेंटेन करता है पूल ऑफ डेटा कनेक्शन टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ द स्टेबलाइजिंग अ न्यू कनेक्शन फॉर ईच ऑपरेशन। ये क्या करता है, कनेक्शन पूल बना देता है, यानी कि जब भी हम यदि नॉर्मली डेटाबेस से कनेक्शन करना होता है जेडीबीसी को, तो क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, और कोड की मदद से क्या करते हैं, हम डेटाबेस से कनेक्शन लेते हैं, बार बार करते हैं। अब यदि हम क्या करना है कि बार बार ये चीज़ें करने से हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही, परफॉर्मेंस से इफेक्ट आ रही, तो हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन पूल बना देता है जिसमें कनेक्शन को रख देता है। तो जब भी जेडीबीसी को यूज़ पड़ती है तो क्या करता है, वो कनेक्शन पूल में जाता है, नया कनेक्शन लेता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बस इतनी सी बात है। ओवरऑल न्यू कनेक्शन फॉर ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन के लिए न्यू कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उससे ले सकता है। व्हेन द सेशन इज रिक्वेस्टेड, जब सेशन रिक्वेस्ट होता है, जब हम सेशन मांगते हैं उससे, तो वो हमें क्या करता है, वो कनेक्शन दे देता है। द सेशन फैक्ट्री प्रोवाइड अ न्यू सेशन इंस्टांस फॉर अ पूल, जब हम उससे सेशन मांगते हैं कि भी हमें एक नया कनेक्शन चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें सेशन दे देता है वो, जब हम उससे सेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। कुल मिला के कनेक्शन मतलब सेशन मांगना, उससे रिक्वेस्ट करना सेशन के लिए, तो हमें क्या करता है, इंस्टांस कर देता है। और वो इंस्टांस हम कहाँ से लेते हैं,
पूल में से लेते हैं, जो हमें अलाउ करता है डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट से। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम से कि ये बोल क्या रहा है। अभी डायग्राम से समझते हैं। ये जो सेशन फैक्ट्री है ये क्या है, हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना नहीं सकते न्यू कीवर्ड से, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंप्लीमेंटेशन क्लास है स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो अपना कॉन्फ़िगरेशन क्लास है उस क्लास में एक क्या है, फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री मेथड मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। ऐसी मेथड जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करे उसको बोले फैक्ट्री मेथड। कौन सी मेथड है वो, कौन सी मेथड है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड, ये मेथड है जो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। किसका, इस क्लास का। जब इसको हम कॉल करेंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉन्फ़िगरेशन के, तो जैसे ही हमने करा तो इसने क्या करा, इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इसके रेफरेंस, इसके इंटरफेस के रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे ही ये स्टोर हुआ ये क्या करेगा, इसको रेफरेंस यानी कि इसको पॉइंट करने लग जाएगा। किसको, इस क्लास को। किसको, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री क्लास को। और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स और मेथड है उसको क्या कर सकता है, अब जो इस सेशन फैक्ट्री का जो रेफरेंस है वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। क्योंकि अब क्या कर रहा है, इसने इसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है। तो कुल मिला के क्या है कि इंटरनली इसको अब क्या करने लग गया है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर क्लास को ये क्या करने लग गया है, रेफरेंस पॉइंट करने लग गया है। अब इसको और आगे देखते हैं। अब आ जाता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे। हमने मेथड कॉल करी ये वाली, ये क्या है, सेशन फैक्ट्री है। ये रिटर्न कर रही है ऑब्जेक्ट को, किसकी, सेशन फैक्ट्री के इम्प्लीमेंटेशन क्लास को, जो होल्ड करेगा इसको, है ना। तो बिल्ड सेशन फैक्ट्री कॉल करी। ये इंटरनली क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड सर्विस बिल्डर नाम की क्लास है जो कि अप्लाई सेटिंग नाम की मेथड को कॉल कर रहा है और पास कर रहा है प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी कहाँ प्रेजेंट है, कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। ये जो कहाँ है, हमने ये सेट कर दी थी, प्रॉपर्टी डॉट पुट स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर डॉट गेट सेटिंग। गेट सेटिंग की मदद से हमने क्या करा था, इस फाइल में से कौन सी, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर क्लास में से हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी जो कि लोड हुई थी एक्सएमएल फाइल में से, और उसको क्या कर देता है, इस प्रॉपर्टी नाम के ऑब्जेक्ट में रख दिया था। ये प्रॉपर्टी नाम का ऑब्जेक्ट का है कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। और ये जो हमारी फाइल, ये जो हमारी मेथड है ये भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। और ये मेथड क्या ले रही है, प्रॉपर्टी नाम का ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं इसमें, जो कि मैप टाइप का है ना। और ये कॉल कर रहा है तो ये क्या करेगा, इंटरनली ये मैप करेगा। जैसे इस मेथड को कॉल करेंगे मेथड इसको पैरामीटर में लेगी, किस टाइप का है, मैप टाइप का। और ये ऑब्जेक्ट बनाया सेटिंग का। सेटिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस क्लास में प्रेजेंट सेटिंग के ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, इस सेटिंग मेथड को यूज़ करेंगे। और इस सेटिंग में ये जो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर नाम की क्लास है इसमें भी पहले से सेटिंग नाम का ऑब्जेक्ट है। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेटिंग आई है हमारे पास में उस सेटिंग को क्या करेंगे, सेव कर देंगे और रिटर्न कर देंगे सेटिंग्स को। कहाँ पर, जहाँ पे ये अप्लाई मेथड कॉल हुई है यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे हमने सेटिंग को क्या कर दिया है, अप्लाई सेटिंग, अप्लाई। अब इसमें क्या करा है कि ये सेटिंग को रिप्लाई कर दिया है। मतलब अप्लाई सेटिंग में क्या होगा कि सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। जैसे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया या फिर मैपिंग का काम हो गया, सारी अप्लाई होगी और वापस रिटर्न हो जाएगी किसको, इसको। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस मेथड को कॉल करेंगे और स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसके पास में ही है अभी क्या, प्रॉपर्टी और सेटिंग्स अप्लाई करी हमने। अब ये आ जाएगी यहाँ पे बिल्ड सेशन फैक्ट्री, जो क्या रहती है, सर्विस रजिस्ट्री नाम का इंटरफेस है जो क्या करेगा, होल्ड करेगा इसके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। उसके बाद में क्या, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मेटा डेटा रिक्वायरमेंट ऑपरेटर, बाकी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यदि कोई एरर आएगी तो एरर थ्रो कर देगा, नहीं तो क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, सेशन फैक्ट्री बिल्डर जो कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास है किसकी, सेशन फैक्ट्री की, इसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो ये जहाँ पे कॉल हुई थी वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रिटर्न होकर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये मेथड का कॉल हुई, यहाँ पे कॉल हुई थी, सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो, बिल्ड सेशन फैक्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये क्या है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न होगा जहाँ पे मेथड को कॉल हुई है। ये मेथड कहाँ कॉल हुई है, ये मेथड कॉल हुई है, ये मेथड कॉल हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्ड सेशन फैक्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि किसके साथ में, कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट के साथ में। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट क्या होल्ड कर रहा है, उस फाइल के, जो लोडेड फाइल है उस फाइल के कंटेंट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और ये दोनों ऑब्जेक्ट इसके इंस्टांस के साथ में उसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ आ जाएगी, इसके पास में आ जाएगी। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कनेक्शन स्टेबलाइज कर देगा, मैपिंग परफॉर्म कर देगा। और उसके बाद में क्या कर देगा, कनेक्शन पूल बना देगा, उसमें कनेक्शन को स्टोर कर देगा।
और फिर क्या करेगा इसकी मदद से, अब ये क्या करेगा कंटेन करके रखता है ओपन सेशन नाम की मेथड। अब आगे देखते हैं ओपन सेशन नाम की मेथड क्या। अब आते हैं हम सेशन पे। आफ्टर स्टेबलाइजिंग अ कनेक्शन बिटवीन हाइबरनेट एंड डेटाबेस थ्रू द सेशन फैक्ट्री यू कैन क्रिएट अ सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट टू इंस्टेंशिएट अ पर्सिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन। ये जो आफ्टर स्टेबलाइजिंग कनेक्शन बनाने के बाद में हाइबरनेट डेटाबेस और हाइबरनेट के बीच में सेशन फैक्ट्री की मदद से हम करेंगे सेशन का ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करेंगे टू इंस्टेंशिएट, मतलब परसिस्टेंस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। दिस सेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड यूनिट ऑफ वर्क विद अ सिंगल डेटाबेस ट्रांजेक्शन। मतलब क्या होता है कि सिंगल डेटाबेस ट्रांजेक्शन मतलब एक बार में मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। सिंगल यूनिट में इसने बता दिया कि सिंगल यूनिट ऑफ वर्क करना मतलब सेव करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना या अपडेट करना, ये सारे वर्क जो करेगा परफॉर्म करेगा एक बार में करेगा डेटाबेस। तो ये सारे वर्क को क्या बोल रहा है, यूनिट वर्क, है ना। ये यूनिट वर्क बोल रहा है। इट प्रोवाइड अ मेथड, ये मेथड प्रोवाइड करेगा इन चीज़ों को करने के लिए, सेव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एंड रिट्रीव डेटा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। और टू क्रिएट अ सेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें ओपन सेशन नाम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा जो कि सेशन फैक्ट्री के इंस्टांस के अंदर है। दी मेथड क्रिएट अ न्यू सेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनेक्शन पूल। ये क्या करेगी, कनेक्शन के पूल में से एक नया ऑब्जेक्ट को लेके आएगी सेशन के और इनिशियलाइज करेगी इट विद द अप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या करेगी, इनिशियलाइज कर देगी। दिस रिटर्न अ सेशन ऑब्जेक्ट सर्व एज अ प्राइमरी इंटरफेस। ये क्या करेगी, सेशन के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा जो कि प्राइमरी इंटरफेस की तरह काम करेगा फॉर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के समय डेटाबेस से इंटरेक्टिंग करने का काम करेगा। ट्रांजेक्शन मतलब कि परफॉर्म करना ऑब्जेक्ट को, जैसे डेटा को सेव करना, रिट्रीव करना, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई है ना। ये ट्रांजेक्शन को हम परफॉर्म करेंगे किसकी मदद से, सेशन के ऑब्जेक्ट की मदद से। अब इसको डायग्राम समझते हैं। सेशन सेशन क्या है, एक इंटरफेस है, तो डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में सेशन फैक्ट्री का इंस्टांस है। सेशन फैक्ट्री इंस्टांस किसको पॉइंट कर रहा है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास को, है ना, जिसका ऑब्जेक्ट है ये बिल्ड सेशन फैक्ट्री रिटर्न कर रही है। तो ये ऐसे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है जिसको, उस क्लास में क्या है, एक मेथड प्रेजेंट है, कौन सी, ओपन सेशन नाम की। वो ओपन सेशन नाम की मेथड को हम यदि इसके इंस्टांस के साथ में हम कॉल करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, इस इम्प्लीमेंटेशन सेशन क्लास की इम्प्लीमेंटेशन सेशन इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट गेट कर लेगा सेशन, वो क्या करेगा, हमें परमिशन दे देगा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करने की, क्योंकि इसके पास में मेथड्स प्रेजेंट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, और डेटाबेस परसिस्टेंस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करने का कोड हो गया। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल है। अब डायरेक्ट तो हम डेटाबेस से कनेक्शन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास में डीटीएल ही नहीं है ना, और ना तो हमको पता है कि कौन सी टेबल है, क्या है, या डेटा सेंड करना है। तो सबसे पहले तो ये फाइल में सारी चीज़ें किस में लिखी है, ये फाइल में लिखी है। तो हाइबरनेट को सबसे पहले इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लोड करना पड़ेगा। जब भी हमको डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा इस फाइल को लोड करना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिटेल इसमें लिखी है कि कौन से डेटाबेस से कनेक्शन करना है, कौन सी टेबल का नाम होगा, कौन सा कॉलम का नाम होगा। इसको लोड करेंगे किसकी मदद से, कॉन्फ़िगरेशन क्लास की मदद से। इसके अंदर एक मेथड होती है कॉन्फ़िगर, ये लोड करने का काम करती है। इस फाइल को लोड कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री नाम इंटरफेस को क्रिएट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट डालेंगे। अब क्या होता है कि ये सेशन फैक्ट्री बनाना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले सेकंड स्टेप। अब यहाँ तो हमने क्या कर लिया, लोड तो कर लिया फाइल। अब इस फाइल में क्या कंटेंट है, उस कंटेंट का क्या करना है, वो कौन करेगा, ये सेशन फैक्ट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि सेशन फैक्ट्री क्या करेगा, इस फाइल में जो CFG है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ये मेथड क्या करेगी, इस फाइल को एज ए इनपुट लेगी और रिटर्न किसको कर देगी, इसको कर देगी सेशन फैक्ट्री को। किसके साथ साथ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसको फाइल भी रिटर्न कर देगी। अब ये फाइल का क्या करेगा, ये भाई साहब देखेगा इसमें ये चीज़ें हैं, ये मैपिंग नाम की फाइल है ये, तो सबसे पहले डेटाबेस दिखेगा तो डेटाबेस से कनेक्शन करने चले जाएगा। फिर वहाँ पर पता चलेगा, डेटाबेस पूछता है पासवर्ड भी बताओ, तो पासवर्ड बताएगा, फिर बोलेगा यूज़र नेम डालो, यूज़र नेम डालेगा, उसके बाद में कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर देखेगा कि एक मैपिंग नाम की फाइल है जिसका इसने लोकेशन दे रखा है, फिर वो मैपिंग नाम की फाइल के पास जाएगा, फिर वो देखेगा अच्छा ये वाली क्लास का नाम, ये टेबल नाम से मैप है, ये वाली वेरिएबल का नाम ये वो कॉलम नाम से मैप है। तो ये क्या करेगा, उसमें टेबल में जाके, डेटाबेस में जाके कॉलम भी बना देगा और टेबल भी बना देगा। उसके बाद क्या करेगा, कनेक्शन पूल बना देगा।
मतलब डेटाबेस से कनेक्ट कर लेगा और वो कनेक्शन को क्या कर देगा, एक ऐसी जगह पर रख देगा जहाँ पे से जब भी हमको बार बार जब भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना और कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के पास में नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से जगह में से उस जगह में से हम कनेक्शन को लेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लॉजिक लिखेंगे और फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, है ना। तो वो जो कनेक्शन है उसको हम बोलेंगे सेशन। और सेशन कौन क्रिएट प्रोवाइड करेगा, सेशन फैक्ट्री प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसने ही कनेक्शन पूल में उसको रख रखा है। अब सेशन ऑब्जेक्ट, अब सेशन क्या है, एक इंटरफेस है ना, वो क्या होल्ड करेगा, इसकी सेशन फैक्ट्री की, ये सेशन इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट को। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फैक्ट्री मेथड है जो कि इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के। ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके इंस्टांस में। तो इसके इंस्टांस के साथ में हम ओपन सेशन मेथड को कॉल करेंगे। वो मेथड क्या करेगी, वो मेथड करेगी कि सारी चीज़ें इसको ला के दे देगी। इसमें हमने कनेक्शन करे हैं, सारे डेटाबेस नाम वगैरह सब करे, वो कनेक्शन इसको ला के दे देगी। तो इसको पता चल जाएगा, क्योंकि ये फाइल क्यों रिस्पॉन्सिबल रहती है, सेशन क्यों रिस्पॉन्सिबल रहता है, ऑपरेशन करवाने के लिए। सारे ऑपरेशन लॉजिक यानी कि डेटाबेस में डेटा कैसे सेव करना है, कौन सी मेथड का यूज़ करना है, ये सारे लॉजिक तो इसमें लिखे हुए हैं। तो ये लॉजिक कब काम आएंगे, बिना डेटाबेस से कनेक्शन के तो काम आएंगे नहीं। और डेटाबेस का कनेक्शन कब करेंगे, जब हमारे पास में ये फाइल होगी जिसमें लिखा हुआ है। और ये फाइल कहाँ है, ये फाइल रखी है कहीं एप्लीकेशन में, कहीं लोकेशन पे। वो लोकेशन से उठा के फाइल को लोड करेंगे, लोड करने के बाद में इस फाइल को इसको देंगे, इसको पता चलेगा कौन सा डेटाबेस से कनेक्शन करना है, वो डेटाबेस कनेक्शन करके हम इसको दे देंगे। ये कनेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा, कनेक्शन करने के बाद में ये क्या करेगा, फंक्शंस को यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। तो समझ में आ गया कि ये तीनों का काम क्या होता है। अब सिंपल वे से एक और बार हम इसको समझ लेते हैं, है ना। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करती है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास लोड करती है, सिर्फ क्या करती है, लोड करती है किसको, कॉन्फ़िगरेशन क्लास को। उसके बाद में हम बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास हो गई। उसके बाद बनाते हैं सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री क्या करती है, इस क्लास को जो लोड करा है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करती है। यूज़ करने के बाद में डेटाबेस से कनेक्शन बनाती है ना, बिटवीन हाइबरनेट एंड डेटाबेस के बीच में। उसके बाद में क्या करती है, परफॉर्म मैपिंग बेस्ड, मैपिंग परफॉर्म करती है। जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैपिंग की लोकेशन रहती है, उस मैपिंग की लोकेशन पे जाके मैपिंग परफॉर्म करती है और कनेक्शन पूल बनाती है। उसके बाद में क्या करती है, ये सारी चीज़ें किसको दे देती है, कनेक्शन वगैरह सब उठा के सेशन को दे देती है। क्योंकि सेशन के को ज़रूरी है, क्योंकि बिना डेटाबेस की जानकारी के या कनेक्शन के डेटाबेस को ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा। तो उसके बाद में ये इसको दे देती है। और ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है फैसिलिटी टू परफॉर्म अ डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो समझ आ गया कि तीनों का काम क्या है। अब इसको हम देखेंगे नॉर्मली, हम अब समझेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर काम करता है अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है ट्रांजेक्शन, फोर्थ। The transition in Hibernate is a unit of work that ensure all the changes made to the database within the transaction either committed or a rollback, undo or made permanent in a case of failure। मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन इज यूनिट वर्क होता है। मतलब क्या होता है कि यूनिट वर्क, यूनिट वर्क किसको बोल रहे हैं कि मतलब सेट ऑफ वर्क डिफाइंड है इसके अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर। यानी कि क्या करना, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना, ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना और ट्रांजेक्शन को कमिट करना या फिर रोल बैक करना। ये सारे ऑपरेशन क्या होगा, ये एक यूनिट वर्क बोल रहा है। कौन, ट्रांजेक्शन इसको यूनिट वर्क बोल रहा है। ये सारे इंश्योर्ड ऑल द चेंजेस मेड टू बी, ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी चेंजेस हो रहे डेटाबेस में विद ट्रांजेक्शन के साथ, या तो कमिट हो जाए या तो रोल बैक हो जाए। कमिट यानी कि परमानेंट सेव हो जाए, या तो फिर क्या हो जाए कि अंडू हो जाए। ये हम आगे देखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन का क्या यूज़ होता है। हम जब पढ़ेंगे इंटरनल एपीआई या टेक्नोलॉजी जो हाइबरनेट यूज़ करता है, उसमें हम ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझेंगे डायग्राम से। इन केस ऑफ फेलियर, यदि फेलियर होता है तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, जो ट्रांजेक्शन है वो रोल बैक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सपोज मान लो कि हम पेटीएम से किसी को अमाउंट पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, पेटीएम खोलेंगे। पेटीएम खोलने से क्या होगा भाई, ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी। अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी, जैसे ही हमने अमाउंट लिखा और अमाउंट लिखने के बाद में हमने इंटर दबाया, इंटर दबाने पे क्या हो गया, ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया। ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद में हमें बोलता है कि इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड मतलब क्या होता है कि कमिट और रोल बैक, है ना। यदि हम बैक कर देते हैं, बटन नहीं दबाते हैं, तो रोल बैक आ जाएंगे। और यदि हम क्या कर देते हैं, बटन दबा देते हैं और पेमेंट हो जाती है, तो परमानेंट सेव हो जाएगी वो। बस यही होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी इन यूर मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, मेंटेन करता रहता है डेटा की कंसिस्टेंसी को और इंटीग्रिटी को, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं हो, है ना। हाइबरनेट मैनेज ट्रांजेक्शन थ्रू द ट्रांजेक्शन इंटरफेस। हाइबरनेट क्या करता है, ट्रांजेक्शन इंटरफेस की मदद से ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। विच प्रोवाइड मेथड फॉर स्टार्टिंग, कमिटिंग एंड रोल बैक ट्रांजेक्शन। जो क्या करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करने की, कमिट करने की और रोल बैक करने की इन ट्रांजेक्शन में, है ना। अब हम देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है।
अब देखते हैं फिफ्थ कंपोनेंट, क्यूरी। अ क्यूरी इन हाइबरनेट इज अ वे टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ये एक तरीका है डेटाबेस से डेटाबेस को लेने का, है ना। हाइबरनेट सपोर्ट अ वेरियस टाइप ऑफ क्यूरीज इंक्लूडिंग एचक्यूएल हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एंड क्राइटेरिया क्यूरीज, है ना। ये क्या हो गई, ये टाइप्स ऑफ क्यूरीज हो गई, इतने टाइप की, एचक्यूएल एसक्यूएल एंड क्राइटेरिया क्यूरी। क्राइटेरिया क्यूरी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एचक्यूएल इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यूरी लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू क्यूरी डेटा यूजिंग अ जावा ऑब्जेक्ट। ये हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यूरी लैंग्वेज है ये यूज़र को अलाउ करती है क्यूरी परफॉर्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ जावा की ऑब्जेक्ट से। वाइल एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज स्पेशली डिजाइन फॉर अ क्यूरी रिलेशनल डेटाबेस। मतलब क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि टेबल विच स्टोर अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उस डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल क्यूरी स्पेशली डिज़ाइन करी जाती है। क्राइटेरिया क्यूरी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो क्राइटेरिया क्यूरी रहती है ये प्रोवाइड करती है एक्सप्रेसिव, मोर एक्सप्रेसिव एंड प्रोग्रामेटिक वे टू बिल्ड अ क्यूरी। मतलब क्यूरी को बिल्ड करने के लिए एक प्रोग्रामेटिक और एक्सप्रेसिव वे प्रोवाइड करती है, जिसकी क्राइटेरिया की एपीआई की मदद से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कि क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया ये सिक्स्थ कंपोनेंट है इन हाइबरनेट आर्किटेक्चर का। तो क्राइटेरिया इन हाइबरनेट इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच टू बिल्डिंग अ क्यूरी। ये प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्यूरी को बिल्ड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ मेथड्स फॉर डेवलपिंग अ क्यूरी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी रिलेशनशिप एंड देयर कंडीशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करता है क्यूरी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्यूरीज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज रिलेशनशिप एंड अदर कंडीशन के बेस पर। क्राइटेरिया क्यूरी आर particularly useful for dynamically query where the exact query structure is not known in advance। यानी कि क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली डेटाबेस में डेटा को सेव करने के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेट के प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, सेव अपडेट एंड डिलीट। वैसे क्या होता है कि क्राइटेरिया भी हमें प्री डिफाइंड क्या करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बेस क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है, इंटरनली क्या करता है, उस क्यूरी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इस फंक्शन को क्यूरी में। यदि हमें क्या करना है, यदि हमें क्यूरी का स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, क्राइटेरिया का। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अब हम देखेंगे कि हाइबरनेट जिन मेन टेक्नोलॉजी को हाइबरनेट जो है वो इंटरनली यूज़ करता है डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आती है जेडीबीसी। तो जेडीबीसी का क्या वर्क है इसके अंदर, तो वाइल हाइबरनेट एब्स्ट्रैक्ट मेनी लो लेवल डिटेल ऑफ डेटाबेस इंटरेक्शन। हाइबरनेट क्या करता है, बहुत सारी लो लेवल डिटेल्स को छुपाता है जो कि इंटरेक्ट करती है डेटाबेस से डायरेक्टली। इट यूजेज अ जेडीबीसी अंडर द हुड फॉर अ कम्युनिकेशन विद डेटाबेस। ये क्या करता है, इंटरनली जेडीबीसी का यूज करता है डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए। हाइबरनेट यूज अ जेडीबीसी फॉर अ टास्क सच एज एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, मैनेजिंग अ ट्रांजैक्शन एंड ऑब्टेनिंग अ डेटाबेस मेटाडेटा। हाइबरनेट क्या करता है, जेडीबीसी का यूज करता है कौन से टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए और डेटाबेस से मेटाडेटा को ऑब्टेन करने के लिए। हाउएवर द डेवलपर इंटरेक्ट विद हाइबरनेट एट अ हायर लेवल डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट एंड क्यूरी इन अ मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। तो जब हम हाइबरनेट का यूज करते हैं तो डेवलपर क्या करता है कि डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, है ना। इन समरी हाइबरनेट बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ जेडीबीसी। हम देखा जाए तो हाइबरनेट क्या है, जेडीबीसी के ऊपर बना हुआ है, प्रोवाइडिंग हायर लेवल। ये क्या करता है, हायर लेवल मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू डेटाबेस इंटरेक्शन। डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए क्या करता है, हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। डेवलपर ऑफन चूज हाइबरनेट ओवर जेडीबीसी फॉर इट्स प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स एंड एबिलिटी टू वर्क विद ऑब्जेक्ट रेदर देन एसक्यूएल स्टेटमेंट डायरेक्टली। तो क्या होता है कि डेवलपर चूज करता है हाइबरनेट को जेडीबीसी के बजाय, क्योंकि इससे क्या होता है कि डेवलपर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है और उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट की मदद से काम करना आसान रहता है रेदर देन एसक्यूएल स्टेटमेंट को डायरेक्टली यूज करना। अब समझ में आएगा कि हाइबर जेडीबीसी क्या होता है, इंटरनली क्या यूज करता है, क्या वर्क कर परफॉर्म करता है और हाइबरनेट इसको इंटरनली क्यों यूज करता है। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है JNDI टेक्नोलॉजी। ये क्या है, जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विस।
JNDI is not a part of a core Java language और स्टैंडर्ड जावा लाइब्रेरी। ये ना तो कोर जावा लैंग्वेज का पार्ट है ना तो स्टैंडर्ड जावा लाइब्रेरी का। ये एक सेपरेट एपीआई है। इट इज़ अ सेपरेट एपीआई डेट नीड टू एक्सप्लिसिटली एडेड टू योर जावा प्रोजेक्ट। इसको हमें बाहर से खुद से मैनुअली ऐड करना पड़ता है। यू कैन ऐड द JNDI एपीआई टू योर project using your project build system or by using a dependency management tool like Maven or Gradle। अब क्या बोल रहा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं JNDI एपीआई को हमारे जावा प्रोजेक्ट में। किसकी मदद से? बिल्ड सिस्टम या तो फिर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल की मदद से। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल यानी कि मेवन और ग्रेडल, है ना। अब वंस यू हैव एडेड द JNDI एपीआई टू योर प्रोजेक्ट, यू कैन यूज इट टू मैनेज रिसोर्सेज इन योर जावा एप्लीकेशन। जैसे ही हम इसको ऐड कर लेते हैं हमारे जावा प्रोजेक्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जावा एप्लीकेशन में पड़े रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं इसकी मदद से। JNDI डज नॉट यूज JDBC इंटरनली। ये क्या करता है, इंटरनली JDBC का यूज नहीं करता है। इंस्टेड इट प्रोवाइड अ सेपरेट एपीआई फॉर मैनेज रिसोर्स। ये क्या करता है, सेपरेट एपीआई का यूज करता है रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। हाउएवर JNDI कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटा सोर्स। JNDI क्या करता है, यूज कर सकता है इसके, ये क्या यूज करता है, इसका यूज क्यों करते हैं डेटाबेस में, क्रिएट और मैनेज के लिए। JDBC डेटा सोर्स को क्रिएट और मैनेज करने के लिए, है ना। विच प्रोवाइड अ कनेक्शन पूल फॉर अ JDBC कनेक्शन। जो क्या करता है, कनेक्शन पूल प्रोवाइड करता है JDBC कनेक्शन के लिए। दिस कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ विच योर एप्लीकेशन बाय रिड्यूसिंग द ओवरहेड ऑफ स्टेबलाइजिंग अ न्यू कनेक्शन टू द डेटाबेस। जो क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है हमारी एप्लीकेशन को। हम क्या कर रहे हैं, हमें कनेक्शन, जब हमें न्यू कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन पूल से क्या करेंगे, कनेक्शन को गेट कर लेंगे। हमें बार बार नए कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम डायग्राम से अब हम इसको डायग्राम से भी समझते हैं। जैसे ये हमारी एप्लीकेशन है। अब ये पहले हम क्या करते हैं, यदि मान लो कि नॉर्मली हम JDBC का ही यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करना, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना। किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए JDBC से हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करना पड़ेगा। पर ये कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए हमें कुछ कोड भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कनेक्शन कोड डेटाबेस से। वो किसी मदद से लिखेंगे, JDBC की मदद से। तो ये हार्ड कोडेड कोड लिखना पड़ रहा है। और ये जब जब एग्जीक्यूट होगा, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो कनेक्शन को गेट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। पर JNDBCI का काम है कि ये कनेक्शन को बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, गेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, एक प्लेस है, JNDI क्या करेगा, एक कनेक्शन पूल बनाएगा। उस कनेक्शन पूल में क्या करेगा, उस कनेक्शन को गेट करके रख लेगा। और जब जब भी JDBC API को कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करेगा, वो यहाँ से बजाय डेटाबेस से और कोड लिखने की, वो क्या करेगा, डायरेक्टली कनेक्शन पूल से कनेक्शन को गेट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और एग्जीक्यूट करवा देगा डेटाबेस पे, है ना। तो समझ में आया कि क्या काम करता है JNDI डेटाबेस में। अब इसको और थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। डेटाबेस, JNDI कैन यूज टू क्रिएट एंड मैनेज JDBC डेटा सोर्स। इसका यूज़ हम JDBC डेटा सोर्स को क्रिएट और मैनेज करने के लिए कर सकते हैं JNDI का डेटाबेस में, है ना। विच रिप्रेजेंट कनेक्शन टू डेटाबेस, जो कि रिप्रेजेंट करता, बताता है, कनेक्शन को बताता है। JDBC का डेटाबेस से कनेक्शन को बताता है। दी अलाउ एप्लीकेशन टू ऑब्टेन अ डेटाबेस कनेक्शन। ये क्या करता है, अलाउ करता है एप्लीकेशन को आसानी से डेटाबेस कनेक्शन के लिए, विदाउट हैविंग टू हार्ड कोड द कनेक्शन डिटेल। बिना कनेक्शन डिटेल को हार्ड कोडेड करे डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, JNDI API की मदद से। तो अब ये तो हम समझ गए कि JNDI क्यों यूज़ होता है इंटरनली। JTA जो कि क्या है, थर्ड और लास्ट मेन कंपोनेंट है हाइबरनेट का, या फिर बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी जो इंटरनली हाइबरनेट यूज़ करती है। तो उसको डेफिनेशन समझते हैं। JTA इज अ जावा API डेट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे फॉर मैनेजिंग अ ट्रांजेक्शन इन जावा एप्लीकेशन। एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है मैनेज करने के लिए, ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए जावा के एप्लीकेशन में।
ये डिफाइन करता है इंटरफेस और प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग अ ट्रांजेक्शन बाउंड्री कोऑर्डिनेशन ट्रांजेक्शन अक्रॉस अ डिफरेंट कंपोनेंट एंड से इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। मतलब क्या होता है कि डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे, है ना, और क्या सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ये कौन करता है? ट्रांजेक्शन करता है, वह बाउंड्री सेट करता है, और क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है जो अलग अलग कंपोनेंट से ट्रांजेक्शन हो रही है उनमें। जेटीए इज टिपिकली कंजक्शन विथ जेडीबीसी एंड जेएनडीआई फॉर मैनेजिंग डेटाबेस ट्रांजेक्शन। ये किसका यूज करता है? जेडीबीसी एंड जेएनडीआई दोनों को क्या करता है? यूज करता है साथ में मैनेजिंग डेटाबेस ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए, है ना। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं, बीइंग अ ट्रांजेक्शन, है ना। बिगिन ट्रांजेक्शन को बिगिन करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है बाय नोटिफाइंग डेटाबेस सिस्टम डेट न्यू ट्रांजेक्शन इज बिगिनिंग। मतलब क्या होती है कि जब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, एक नोटिफिकेशन भेजती है डेटाबेस के पास में, वो बताती है कि भैया हम नई ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। दी इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग डेटाबेस टू रिकॉर्ड चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन एंड इंश्योर डेट द ट्रांजेक्शन कैन बी रोल्ड बैक इफ नेसेसरी। ये इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, ये बताता है कि भैया डेटाबेस तुम तैयार रहो, हम डेटाबेस में चेंज करने वाले हैं कुछ ट्रांजेक्शन की मदद से। और वो क्या हो सकती है? रोल बैक भी हो सकती है, मतलब वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये बताते हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूट करते हैं उस प्रोग्राम को, है ना, ऑपरेशन को। एग्जीक्यूट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या करता है? कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन परफॉर्म ऑपरेशन दैट इज नीडेड टू कंप्लीट। ऐसे ऑपरेशन जो क्या होता है, जिसे कंप्लीट होने की जरूरत होती है ना। दी ऑपरेशन कैन बी इंक्लूड, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? रीडिंग का ऑपरेशन हो गया, राइटिंग का ऑपरेशन हो गया, अपडेट का ऑपरेशन हो गया, डिलीट का ऑपरेशन हो गया। ये सारे ऑपरेशन कौन ट्रांजेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है? कमिट रोल बैक होता है। मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, जैसे ही हमने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दी, द ट्रांजेक्शन मस्ट डिसाइड वेदर टू कमिट और द चेंजेस इट हैज मेड और रोल देम बैक। मतलब कि ये कहाँ पर कमिट करना है? जो ट्रांजेक्शन हमने करी है, ऑपरेशन परफॉर्म करा है, इसको कमिट कहाँ करना है? इसको चेंज करना है या फिर इसको रोल बैक लेना है? इफ द ट्रांजेक्शन कमिट, यदि चेंज होती है, द चेंजेस मेड परमानेंट एंड बिकम विजिबल टू द अदर ट्रांजेक्शन। ये क्या करती है? अदर ट्रांजेक्शन को भी ये चेंजेस दिखते हैं और ये परमानेंट, यदि हम कमिट कर देते हैं ट्रांजेक्शन को तो ये परमानेंट सेव हो जाती है और दूसरी ट्रांजेक्शन को भी ये दिखने लग जाती है। इधर ट्रांजेक्शन रोल बैक, यदि ट्रांजेक्शन रोल बैक होती है तो चेंजेस आर डिस्कार्ड, ये चेंजेस जो होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, मतलब डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होता। एंड द डेटाबेस इज रिस्टोर्ड टू द स्टेट इट वाज इन बिफोर द ट्रांजेक्शन बिगेन। ये उसी स्टेट में आ जाती है जिस स्टेट में जब वो होता है, जब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, जिस स्टेट में वो डेटाबेस होता है उस स्टेट में आ जाती है, यदि हम क्या कर देते हैं? रोल बैक कर देते हैं। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, मगर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेडीबीसी भी यदि जेड मतलब ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है तो हमें जेटीए की जरूरत क्यों पड़ी। तो हाइबरनेट और जेडीबीसी में जिस तरीके से डिफरेंस है, इस तरीके से जेडीबीसी और जेटीए में, जेडीबीसी भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर लेता है, फिर भी हमने जेटीए का यूज़ करा। मतलब हाइबरनेट ने इंटरनली जेटीए का यूज़ करा वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? हमें हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या कहता है, ये इंटरनली जेडीबीसी ट्रांजेक्शन का ही यूज़ करता है, मगर ये क्या करता है? हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और उसको छुपा देता है। वैसे ही क्या है, जैसे कि हाइबरनेट का यूज़ करते हैं, जो कि इंटरनली किसका यूज़ करता है? जेडीबीसी का यूज़ करता है। जेडीबीसी का यूज़ हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाइबरनेट का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या करता है कि जेडीबीसी का यूज़ करते हैं हम तो क्या करता है, सारा काम हमको मैन्युअली करना पड़ता है। वैसे ही क्या है कि हम यदि जेडीबीसी से ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो सारा काम क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली करना पड़ेगा। और जेडीए क्या करता है? जेटीए हमें एक एक्सप्रेशन लेवल प्रोवाइड कर देता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रांजेक्शन का वर्क रहता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें इतना टाइम ही लगता है, एफिशिएंट तरीके से वो जेटीए का वर्क परफॉर्म होने लग जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे डायग्राम समझते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है। जैसे हमने अमेजोन से किसी ऑर्डर को प्लेस करा तो सबसे पहले हम अमेजोन के ऑर्डर पर साइट पर जाएंगे, उसमें रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में हमको शूज़ पसंद आया, हमने शूज़ को प्लेस कर दिया। उसके बाद में हम पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के पहले हमको क्या करना है कि हमने सोचा कि पेमेंट करना है, तो हम कहाँ गए? हम गए पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पे गए तो इससे क्या पता चल गया? इससे डेटाबेस को पता चल गया कि भाई कोई सी नई ट्रांजेक्शन हैपन होने वाली है। अब जैसे ही हमने इंटर पे दबाया तो जैसे ही हमने ये ऑपरेशन लिखा, यहाँ पे क्या करा, हमने क्या करा, शूज़ ऑर्डर करने के लिए हमने क्या करी, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी। अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी तो उसमें हमने क्या करा, कार्ड नंबर डाला और ये डाला। अब कार्ड नंबर डाला मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करा, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में हमने क्या कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद में क्या हो गया, ये जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करा है ये एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। और उसके बाद में हमें एक ओटीपी सेंड करेगा। ओटीपी सेंड करना यानी कि क्या, कि कमिट करना या रोल बैक करना। यदि हम ओटीपी को एंटर कर देते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ये शूज़ के क्रॉसपोंडिंग सारे क्या कर देंगे, डिटेल को क्या कर देंगे, डेटाबेस में स्टोर कर देंगे परमानेंटली। और यदि ओटीपी सेंड हम ओटीपी या यदि उसमें नहीं डालते हैं,
साइट पे, तो क्या होगा, वो रोल बैक आ जाएगा। मतलब सारी जो भी हमने शूज़ वगैरह लिया है वो सारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और जो भी चेंज होने वाला है डेटाबेस में वो होना नहीं होगा। और डेटाबेस कैसा हो जाएगा, डेटाबेस वैसा ही हो जाएगा जो हमने ऑर्डर प्लेस करने के पहले था। और यदि चेंज कर देते, ओटीपी डाल देते, तो डेटाबेस कैसा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, उसमें अपडेट हो जाएगी, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर हमने प्लेस करा वो सारी डिटेल उसमें अपडेट हो जाएगी। तो ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको एड्रेस चेंज करना है। यदि मान लो कि हम बाहर कहीं गए, हमने सोचा कि यहाँ पे ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, तो हमने एड्रेस चेंज करा, तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं, हाँ एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि हमको पेमेंट में अपडेट करना है या पेमेंट वापस लेना है, तो हम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे सूज के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप कमिट या रोल बैक कर सकते हो। मतलब क्या, एग्जीक्यूट करने के बाद भी आप कमिट कर सकते हो। कमिट कर दोगे तो ये परमानेंट से हो जाएगी, रोल बैक कर दोगे तो पीछे आ जाओगे। मगर आपने ना रोल बैक तो करा ही नहीं आपने, तो रोल बैक नहीं करा तो क्या हो गया, वो परमानेंट से हो गया। परमानेंट से होने के बाद में आप उसको अपडेट या फिर डिलीट नहीं कर सकते। तो ये ट्रांजेक्शन हो गई। अभी समझ आ गया कि ट्रांजेक्शन